चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रुद्र चंद्रा चंद्रहासनी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारे संस्था में चल रहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 का मेगा टेस्ट का दूसरा पेपर सी सेट का मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करने के लिए मैं उपस्थित हूं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। देखते हैं आपके मैथ्स के सॉल्यूशन कैसे होंगे। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ के भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। अब उससे आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 88 वर्ग सेंटीमीटर, और पूछा गया है उस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए, ये आपका घनाभ है जिसकी आपको भुजाओं का अनुपात दिया है। मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, और इसकी ऊंचाई क्या होगा, x होगा, क्योंकि आपको रेशियो दिया है 1:2:3। चलिए, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ होगा आपका x प्लस x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू x। किसके बराबर दिया है आपको, 88 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अंदर सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 88। चलिए 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 44 बार में। चलिए जोड़िए, 2 8 और 8 3 11 x स्क्वायर बराबर होगा आपका 44। ये कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, एक्स इक्वल टू आ जाएगा √4 इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई 2। अब इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो इसका लंबाई मिल जाएगा। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। चलिए चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका, 2x इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगा 2। तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है आपका 6, चौड़ाई है आपका 4, और ऊंचाई है आपका 2, जो कि आएगा आपका 48 सेंटीमीटर क्यूब। इस घनाभ का आपका आयतन हो जाएगा 48 घन सेंटीमीटर। देखिए किसमें है, आपके ऑप्शन सी में है 48 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, यदि y अनुपात x इक्वल टू 4:15 हो तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ पे है आपका x इक्वल टू दिया है 15 और y इक्वल टू दिया है आपका 4, और आपको पूछा गया है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। x के जगह में आप क्या रखेंगे, 15 माइनस 4, और ये हो जाएगा 15 प्लस 4। चलिए कितना हो जाएगा, ऊपर में 11, नीचे में आ जाएगा 19। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 11/19, ऑप्शन ए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धातु के 3 ठोस गोलों को जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक नया ठोस गोले के रूप में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो नए गोले का व्यास क्या होगा। 3 गोले हैं, तीनों गोलों के आपको व्यास दिया गया है। तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तब उस बड़े गोले का क्या है आपको व्यास बताना है। चलिए, ये तीन आपके गोले हैं, इन तीनों गोलों को पिघला के एक नया गोला में तब्दील किया गया है। चलिए देखते हैं इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r1 का क्यूब। दूसरे का क्या होगा, 4/3 पाई r2 का क्यूब। चलो 4/3 पाई r3 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, इन तीनों का आयतन जोड़ के उस बड़े वाले गोले का आयतन के बराबर होगा। चलिए देख लीजिए, यहां से पाई, ये 4/3 पाई 4/3 4/3 पाई कट जाएगा, आएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस
R3 का क्यूब बराबर होगा बड़े वाले गोले का त्रिज्या का क्यूब के बराबर। चलिए यहाँ पे ब्याज दिया है, इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या पहले का ब्याज 6 है तो उसका त्रिज्या हो जाएगा आपका 3, 3 का क्यूब। दूसरे वाला का है 8 तो उसका आधा हो जाएगा 4 का क्यूब। चलो तीसरे वाला का है 10 तो उसका आधा हो जाएगा 5 का क्यूब, बराबर होगा r की घात 3। पहला हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64 और हो जाएगा 125, बराबर हो जाएगा r की घात 3। सभी को जोड़ने से आनेगा 216 जो बराबर होगा r की घात 3 की, तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। और आपको पूछा क्या गया है, नए गोले का व्यास पूछा गया है। तो जब त्रिज्या आपका 6 है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, किस में है ये, सेंटीमीटर में है। तब उस बड़े गोले का आपका डायमीटर क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 8,08,80 बराबर दिया हुआ है, जहां x y z एक पूर्ण संख्या है, तब आपको पूछा गया है x y और z तीनों का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्थानीय मान का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे 8, 8 के बाद कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, तब यहाँ पावर कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे लिखते हैं 1000880 इक्वल टू दिया है आपका 8 इंटू 10 टू द पावर। देखिए 8 के बाद 1 2 3 4 5 है, इसका 10 का घात कितना हो जाएगा 5 प्लस, चलिए देखिए 8 की घात 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, देखते हैं 8 का दूसरा कितना है 1 2, तो 10 का घात कितना हो जाएगा 2 प्लस लास्ट में जो 8 है उसका पावर कितना हो जाएगा, उसके बाद एक ही है तो हो जाएगा 10 की घात 1। चलिए अब x इक्वल टू कितना मिल गया आपको, वहां से कंपेयर करेंगे। यहाँ कितना है आपका, ये x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू कितना है आपका 2 और z इक्वल टू कितना है 1। तब क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी कितना हो जाएगा 6 1 7 और 1 8, कितना आ जाएगा x y z का मान 8, किसमें है आपके ऑप्शन बी में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समचतुर्भुज की परिमाप दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। चलिए समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी भुजाएं बराबर होंगे और आमने सामने के भुजाएं क्या होंगे, समांतर होंगे, और इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। देख लीजिए ये है आपका एक समचतुर्भुज ए बी सी और डी, इसके विकर्ण हो जाएगा एक ए बी और हो जाएगा एक ए डी। चलिए एक विकर्ण की लंबाई 12 है, अगर पूरा 12 होगा तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, और आपको एक दूसरे विकर्ण ए सी का मान क्या करना है, आपको फाइंड करना है। चलिए देखेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है दोनों विकर्ण, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसको मैं हरे रंग से हाईलाइट करता हूं। ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। चलिए यहाँ पे बाय पाइथागोरस हम निकाल लेंगे कि इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अगर इसको ओ माना जाए तो क्या होगा आपका, ये डी सी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ डी का स्क्वायर कितना दिया है आपको, यदि परिमाप पूरी 40 है तब क्या होगा, ये इसकी सभी साइड कितने हो जाएगी 10-10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तब क्या होगा ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सी इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ओ डी इक्वल टू आपको 6 दिया है तो 6 का वर्ग, इसको मान लेंगे x। चलिए तो क्या होगा, ये x का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 100 बराबर हो जाएगा ये 36 प्लस x का वर्ग, इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 64 इक्वल टू x का वर्ग, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। यदि ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर, जो कि है आपके ऑप्शन सी में। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, यदि AD बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, BD बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और AE बराबर दिया है 3.75 सेंटीमीटर, और AC का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए देख लीजिए एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं
जिसकी तीनों कोने का दिया गया है ए बी सी। चलिए ये क्या है आपका त्रिभुज है ए बी और सी। कहा गया है बी सी के समांतर एक डी भी है, तो यहाँ पे एक बनाएंगे डी ई, जो कि क्या है आपके बी सी के क्या है समांतर है। चलिए मेजरमेंट क्या क्या दिया है देख लीजिए। एडी की लंबाई दिया है 2.5, यह है आपका 2.5। उसके बाद क्या दिया है डीबी की लंबाई दिया है 3, डीबी की लंबाई है आपका 3, और ए की लंबाई है 3.75, यह 3.75, और पूछा गया है आपको ए सी की लंबाई क्या होगा। चलिए दोनों साइड से आप रेशियो ले लीजिए, क्या होगा ए डी बाई बी डी। जब पूरा आपको निकालना है तो पूरा रेशियो ले लीजिए। ए डी बराबर क्या होगा ए बी बराबर होगा आपका ए ई बटा ए सी। ए सी का मान फाइंड आउट करना है। ए डी इक्वल टू हो जाएगा 2.5। चलिए ए बी हो जाएगा 2.5 और 3 कितना हो जाएगा 5.5, 5.5 बराबर होगा 3.75 बटा हो जाएगा ये एक्स। चलिए इसको मानते हैं एक्स। चलो ये हो जाएगा आपका 25/55, इधर आ जाएगा 3, इसको दशमलव हटाते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा इसका 100 गुणा एक्स। चलिए अब काटते हैं। चलो 2500 क्या हो जाएगा सॉरी इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 7 35, बचेगा 5 5 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 5 चलो अब किससे गए 5 5 25, 5 दिया 15। अब क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20 हो जाएगा, इधर 20x बराबर हो जाएगा ये 55 गुणा 3। चलो 20 से और हो जाएगा 4, 5 चौक 8, 5 11 55। ये x इक्वल टू आ जाएगा आपका 33 और नीचे में आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे हो जाएगा 32, बचा 1 तो 1 हो गया तो 2, 4 दूनी 8 और 5 कितना हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 8.25। 8.25 किस में है आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी की लंबाई हो जाएगा आपका 8.25 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। एक गाय का जो कीमत है 4 बकरियों की कीमत से अधिक है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। क्या कहा गया यदि बकरी की कीमत 600 और 800 रुपए के बीच है, यदि बकरी की कीमत भी फिक्स नहीं है, कहा गया है 600 और 800 के बीच में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वैध निष्कर्ष होगा। चलिए देख लीजिए क्या कहा गया है गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। 4 बकरी और 5 बकरियां, चलिए और बीच में क्या है गाय का कीमत है। कहने का मतलब है इनके कीमत से अधिक है और इनसे कम है। ठीक है चलिए इनसे क्या है कम है। 4 बकरियों की कीमत से गाय का कीमत अधिक है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से गाय की कीमत कम है। और यहाँ पे कहा क्या गया है देखिए कुछ बकरियों की कीमत 600 है और कुछ बकरियों की कीमत 800 है। चलिए सबसे पॉसिबल ये कर सकते हैं कि सबसे कम बकरी का कीमत कितना हो जाएगा। यदि 4 बकरी है और उनका न्यूनतम कीमत 600 है तो 6 चौक 2400 होगा सबसे कम कीमत। और अगर बकरी की कीमत 800 है और बकरी 5 है तो 8 पंचे 40, मतलब 4000 रुपए हो गए। इन्हीं दोनों के बीच में वो आपका जो गाय का कीमत है वो क्या करेगा लाई करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है एक गाय की कीमत 2500 से अधिक है, 2400 भी हो सकता है, मतलब यह नहीं होगा। चलिए एक गाय की कीमत 3600 रुपए से कम है, 36 रुपए से कम है लेकिन 4000 भी हो सकता है, मतलब ये भी गलत है। चलिए एक गाय की कीमत 2600 और 3800 के बीच है, 2600 से 3800 के बीच है, 3900 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, तो यह भी गलत है। देखिए चौथा ऑप्शन एक गाय की कीमत 2400 से लेकर 4000 के बीच है, तो 2400 लेकर 4000 के बीच में है, यह सही है। मतलब जो आपका ऑप्शन डी है यही एक सर्वोत्तम ऐसे वैध निष्कर्ष है जो इन चारों में सही है। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है चोर सुबह 4 बजे रायपुर से बोलेरो चुराकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से बिलासपुर रोड पर रवाना हुआ। कितना प्रातः 4 बजे। चलिए सुबह 4:45 में पुलिस को चोरी की सूचना मिलती है। सूचना के पश्चात 15 मिनट बाद पुलिस चोर को पकड़ने के लिए रवाना हो जाती है।
चोर का आपका पुलिस का स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सबसे पहले देखेंगे चोर का स्पीड कितना है। 100 चोर, इनका स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना टाइम निकलते हैं, सुबह 4 बजे। ठीक है, चलिए 5:45 पर पुलिस को सूचना मिलती है और 15 मिनट बाद निकलना है, मतलब 5 बजे पुलिस निकलती है चोर को पकड़ने के लिए। और किस स्पीड से, स्पीड है इनका 140 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 4 बजे चोर निकलता है, 5 बजे पुलिस निकलता है, तो चोर 1 घंटा आगे निकल जाएगा, तो 1 घंटा में कितनी दूरी कर लेगा चोर, 110 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। अब यहाँ पे चोर है और उनके पीछे क्या है, यहाँ पे पुलिस है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 110 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे बाद पुलिस निकलना चालू किया है, तो 1 घंटा तक पुलिस चोर आगे निकल जाएगा, और 1 घंटा में चोर कितना किलोमीटर जा सकता है, 110 किलोमीटर। चलिए अब देखिए चोर का डायरेक्शन जिस साइड है उसी साइड पुलिस का भी डायरेक्शन होगा। अब जब दोनों का आपका डायरेक्शन एक है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, 140 से माइनस करेंगे 110, तो आ जाएगा आपका स्पीड आ जाएगा 140 माइनस 110, जो आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और आपको पूछा गया कितने समय बाद पकड़ाएगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना है 110 और स्पीड आपका कितना है 30, ये कटेगा कटेगा, क्योंकि 3 तिया 9 बचेगा 2/3। ठीक है, चलिए 3 घंटा 2/3, 2/3 मतलब हो जाएगा आपका 40 मिनट और 3 घंटा, 3 घंटा 40 मिनट बाद वह चोर पकड़ाया जाएगा। लेकिन पुलिस निकलना चालू किया था 5 बजे, 5 के बाद 8:40 में वह चोर पकड़ाया जाएगा। 8:40 का है आपके ऑप्शन ए में है। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप भी उसे 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप है जो एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप है उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यदि वो 1-1 घंटा छोड़कर खोला जाता है, तब पाइप एक को पहले खोला जाता है, तब टैंक कितने घंटे में भरेगा। चलिए देख लीजिए, एक टैंक है जिसमें 2 नल है, एक ए और एक बी। चलिए ए और बी, चलिए ए को भरने में समय लगता है आपका 4 घंटे, और उसी टैंक को बी को भरने में लगता है 6 घंटे। ठीक है, चलो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 24। तो ये मान के चलिए उस टंकी का कैपेसिटी कितना है, 24 यूनिट वो टंकी में भर सकता है। जब 1 घंटे में ए 4 भरता है तो पूरा 4 भरता है, तो 6 चौक 24, 1 घंटे में कितना भरेगा 6 यूनिट, और ये बी भरेगा 4 यूनिट। ठीक है, चलिए अब 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, ए को पहले खोला जाता है। चलिए मान लीजिए ए को पहले खोला जाता है, उसके बाद बी को खोला जाएगा, फिर ए को खोला जाएगा, फिर बी को खोला जाएगा, ए को खोला जाएगा, फिर बी को खोला जाएगा। इसी पैटर्न में ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए को खोला जाता है तो एक दिन में 6 यूनिट भरता है वो, उसके बाद बी को खोला जाता है दूसरे घंटे में भी 4 यूनिट भरता है, तो 2 घंटे की आपको कितना जाएगा, 10 यूनिट 2 घंटे में भरा जाएगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद फिर 10 घंटे में कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट फिर भरा जाएगा। चलिए पहले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, टोटल 4 घंटे में अब आपके 20 यूनिट भर जा है, बचा है अब 4 यूनिट। लेकिन 4 यूनिट 1 घंटे का काम है आपका, ए का 6 यूनिट, लेकिन हमको भरना सिर्फ 4 यूनिट है, तब कितना होगा देखिए, 4 घंटे तो दोनों मिलके काम करेंगे ही। उसके बाद देखिए टोटल काम हो गया है 10 10 20, इस 20 में आप 24 को हटाएंगे तो बचेगा कितना 4, और काम कौन करने आए हैं 6, तो नीचे में आ जाएगा 6, 4 2 चौक 8 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 4 सही 2/3 घंटों में उसे भरा जा सकता है। तो आपका कितने घंटों में भरा जाएगा, 4 सही 2/3। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सरलीकृत करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए यहां लिख लेते हैं, देखिए क्या होगा ये। सबसे पहले इसको सही बटा को बटा में कन्वर्ट कीजिए, कितना होगा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। चलिए उसके बाद ब्रैकेट के सॉल्व करते, उसके बाद होगा 4 दूनी 8 और 1 9/4,
आएगा आपका 9/4। उसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3/2 माइनस 1/2। चलो अंदर में आ जाएगा एक 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। चलिए उसके बाद होगा माइनस 1/3, उसके बाद आएगा माइनस 1/6। चलिए सभी ब्रैकेट हो जाएंगे बंद। यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या होगा आपका 15/2, 9/4 भागित, चलिए 3 हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा 2 माइनस, चलिए ये हो जाएगा 1/2, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6। उसके बाद होगा इसका 3, 3 तिया 9 माइनस 2 माइनस 1। चलिए इसको हो जाएगा 6, 6 6 कट के पूरा आ जाएगा 1। चलिए हो जाएगा भाई 15/2, अंदर में आ जाएगा 9/4 भागित हो जाएगा ये 3/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हो गया 15/2, 9/4 भागित ये हो जाएगा, इसका लेंगे 2, ये हो जाएगा 3/1, ये भी 2 होके ये भी कट जाएगा और अंत में आएगा आपका 15/2 गुणा 9/4। ठीक है, 15 नहीं हो जाएगा आपका 135। ठीक है, अब बटे आ जाएगा आपका 8। अब इसमें है क्या ऑप्शन? नहीं है, तो आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक बर्तन में 72 लीटर दूध है जिसमें से 18 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि बर्तन के परिणामी मिश्रण में से 45 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है तो बर्तन में दूध की मात्रा कितनी शेष रह जाएगी। सबसे पहले देखेंगे टोटल उस मिश्रण में कितने लीटर दूध और पानी है। तो देखिए सबसे पहले एक पात्र ले लीजिए, उसमें क्या है आपका दूध मिलाया जाता है, इसमें 72 लीटर और पानी मिलाया जाता है 18 लीटर। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 90 लीटर। इस 90 लीटर में आधा को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, आधा को अलग किया जाता है। तो कितना होगा? 45 लीटर और ये हो जाएगा 45 लीटर। देखिए जब दूध और पानी को एक पात्र में मिला जाएंगे तो दूध और पानी को जब अलग अलग किया जाएगा, आधा किया जाएगा, तो आधा दूध अलग होगा और आधा पानी अलग होगा। तब आधा दूध अलग होगा तो 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36 और पानी का आधा हो जाएगा 9। तो उसमें 36 लीटर क्या होगा? आपका दूध होगा और आपका 9 लीटर क्या होगा? पानी होगा। लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध की मात्रा हो जाएगा 36 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक परिवार के 6-10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो नौकर की आयु वर्षों में क्या होगी? सबसे पहले देख लीजिए, यदि जब 6 लोगों का औसत आयु, 6 लोगों का औसत कितना है आपका? 20 वर्ष। अब क्या नौकर का आयु जोड़ा जाए, नौकर का आयु जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 का औसत होगा। 7 का औसत कितना हो जाएगा? इसका 20% बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 6 का औसत कितना होगा? 6 लोगों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 120। और 7 लोगों का औसत कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 175 और इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 55। तो नौकर की उम्र कितना होगा? 55 वर्ष होगा। नौकर की उम्र कितना हो जाएगा? 55 वर्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन है, ये आपको निर्णय लेना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखिए क्या है, यदि 4 संख्याएं ए बी सी डी समानुपाती है तब a इंटू बी डी इक्वल टू बी इंटू सी। चलिए देख लीजिए अनुपाती क्या होगा? a बाई बी इक्वल टू हो जाएगा c बाई डी। जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा? ए डी इक्वल टू बी सी। क्या है? ए डी इक्वल टू बी सी है, बिल्कुल है। मतलब यह सत्य कथन है, जबकि आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। यदि 4 संख्या समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती ये भी सही है, और 3 संख्याओं एबीसी में अनुपात है तो ये भी सही। मतलब यही एक ऐसा कथन है जो क्या है? आपका असत्य है। ठीक है, तो आपका बी क्या हो जाएगा? सही होगा, क्योंकि आपको कहा गया है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल 9,000 मत पड़े, इनमें से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो इनमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिलता है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत में कितने मत मिले हैं। चलिए देख लीजिए, एक चुनाव हुआ है जिसमें टोटल कितने वोट पड़े हैं, 9,000 वोट पड़े हैं। कितने वोट पड़े हैं, 9,000। इन 9,000 में ए और बी दो उम्मीदवार हैं मान लीजिए। अगर उसमें से 15% मत को अवैध घोषित कर दे गया, तो इसको 15% अवैध घोषित कर देंगे तो कितना बचेगा, 85% बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये 85/100। चलिए इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटेगा, आपका हो जाएगा 85 गुणा 90, आएगा कितना, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 8 नहीं 72, और 72 और कितना बचेगा, 72 और 4 हो जाएगा 76, आ जाएगा आपका 7,650 वोट मिले हैं। अगर 7,650 का अगर 52% एक को मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 48%। तो इसका क्या निकाल लेंगे आप, 48% निकाल लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिले हैं। चलिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचा कितना 2, 5 पंचे 25 और एक बचेगा 5 तिया 15। चलिए अब किससे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 चौक 8, आ गया आपका 153 गुणा 24। चलिए गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6। चलिए ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, आ जाएगा 2 7 6 3, 3672 वोट उसको मिलेंगे। 3672 किस में है, आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, क्योंकि एक कैंडिडेट को आपको टोटल वैध मतों का 52% मिला है, तो आपको 100 में अगर 52 घटाएंगे तो मिलेगा 48%। तो वैध मतों का 48% निकालेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको कितने वोट मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, चलिए यहां पे क्या दिया है, रूट के अंदर, चलिए 9 इंटू 6 0.016 इंटू 0.08। चलिए किसको भाग दिया जा रहा है, आपके 0.002 से 0.008 00008, क्या होगा ये 00008। चलिए और आ गया आपका 0.002। सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद कितने संख्या है वो सबसे पहले काउंट कर लेंगे, उसी हिसाब से हमको दशमलव को सेट करना होगा। चलिए देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ऊपर में 11 है और नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे में 11 है। मतलब दशमलव के खाली संख्याओं को लिख लेंगे तब भी हमारा उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों साइड दशमलव के बाद सेम संख्या है। तो चलिए देखेंगे क्या होगा, ये 9 36 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन क्या होगा आपका 2 इंटू 8 इंटू 2। चलिए इस 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे, ये हो जाएगा 4। अब आ जाएगा 9 चौक 36 इंटू 36, 36 इंटू 36, बाहर निकल के आ जाएगा ये आपका 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ऊपर में हमने दशमलव के बाद कितने संख्या है वो देख लिया और नीचे में दशमलव के बाद कितने संख्या है देख लिए। ऊपर में भी 11 है, नीचे में 11 है, तो हम दोनों साइड से उसका दशमलव हटा देंगे तब भी उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, जब दुगना हो जाता है तो उससे एक कम कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका आर टी इक्वल टू 100, और क्या दिया है टाइम कितना दिया है 8 वर्ष, तो हो जाएगा आर इक्वल टू टी इक्वल टू 100। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/8, जो कि आएगा आपका आर इक्वल टू आ जाएगा 12.5%। तो दर कितना हो जाएगा आपका 12.5%, किसमें है आपके ऑप्शन ए में है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो घोड़ों को
₹300 में बेचने से एक घोड़े पर 25% की हानि हुई तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। घोड़े पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? चलिए देख लेते हैं। घोड़े को दो घोड़े को ₹300 में बेचे गए, एक घोड़े पर क्या होता है, दो घोड़े को बेचे गए हैं ₹300 पे। चलिए देख लेते हैं। पहला घोड़ा आपका हो जाएगा ₹300 पे, क्या होगा, बेचा गया, तो ये हो जाएगा आपका एसपी। और दूसरा हो जाएगा आपका, दो घोड़ा है मतलब इसका भी 300 में बेचा जाएगा, तो ये भी क्या होगा आपका एसपी। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, हम सीपी निकालते हैं दोनों का। पहले घोड़े पे क्या है, 25% की हानि हुई है। चलिए तो क्या होगा आपका, 325% का हानि हुआ है, तो कितना बचेगा, 75%, जो कितना हो जाएगा आपका 75, 5 2500 25 तिया 300, कितना हो जाएगा, 100 गुणा 4 कितना हो जाएगा, ₹400 में उस घोड़ा को खरीदा गया होगा। चलिए दूसरे घोड़े पे 25% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 300, 25% का लाभ मतलब 100/125। देख लीजिए, 25 चौक 100, 25 पंचे 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24, तो कितना हो जाएगा ₹240 में दूसरे घोड़े को खरीदा होगा। तो कुल सीपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी कितना हो जाएगा, कुल 600, और यहाँ पे हो जाएगा 640। मतलब क्या हो जाएगा, आपको ₹40 का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देख लीजिए आप टोटल उसको खरीदे हो घोड़े को 640 में और बेच कितने रहे हो 600 में, तो ₹40 का प्रॉफिट हो जा रहा है किसमें, 640 में। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या आएंगे, 100% का गुणा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ऊपर में आ जाएगा आपका 400, नीचे में आ जाएगा आपका 64। 4 से काटोगे कितना हो जाएगा, 100 बार में 4 से काटोगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ये हो जाएगा आपका 50, ये नीचे हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 25, नीचे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 छक्का हो जाएगा 24, बचेगा 1, 4 छक्का 24 बचेगा 1/4%। का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। देखिए, क्योंकि देखिए एक बार देखते हैं कि ₹640 में खरीदा और बेचा कितना, ₹600 में। ठीक है, तब हानि होगा, क्यों, क्योंकि ₹640 में तो खरीद रहा है और बेच कितने रहा है, ₹600, मतलब ₹40 उसका लॉस हो रहा है। वहां पे मैं गलत बोल डाला था, आपको क्या होगा, 6 सही 1/4% का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस किस में है, आपके ऑप्शन डी में है। देख लीजिए 2% है सेम, लेकिन एक लाभ में है और एक हानि में है। इस सौदे में हमको 6 सही 1/4% का लॉस हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 घड़ियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजते हैं। 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करते हैं, तो दोबारा कितने टाइम पे बजेंगे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इसका सभी संख्याओं का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, 9, 12 और 15। चलिए किससे भाग जाएगा, देख लीजिए, 3 से दे दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 5 चौक 20, 20 तिया 60, और कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 60, और 60 दिया 180। 180 क्या होगा, मिनट होगा, जिसको आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60, तो क्या होगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 घंटे बाद बजेंगे। तो सुबह 8 बजे बज रहा है, तो उसके बाद 3 घंटा बाद मतलब 11 बजे प्रातः होगा, फिर एक साथ दोबारा बजेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ए और बी वर्तमान उम्र दिया है आपको 16:7 है। इसके आज 12 वर्ष पश्चात ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो ए और बी का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहां पे क्या दिया है, वो आपका वर्तमान उम्र क्या होगा, इन लोग का वर्तमान उम्र होगा 16x और 7x। चलिए क्या बोला गया, 12 वर्ष पश्चात, तो इसमें क्या होंगे, जोड़ देंगे दोनों में कितना, 12 वर्ष और 7x प्लस 12 वर्ष। आगे क्या कहा गया है, देख लीजिए, ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। बी की उम्र की दुगनी, तो बी की उम्र इतना है, इसकी दुगनी हो जाएगी कौन, ए। तो देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यहां से x निकाल लेंगे, क्या होगा आपका 12, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, और 12 चौक 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। चलिए ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, और उधर चले जाएगा तो 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इस x में वर्तमान उम्र निकालना है, तो 16 छक्का क्या हो जाएगा आपका 96, और हो जाएगा 6 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 42। तो एक की उम्र 96 होगा, दूसरे की उम्र क्या होगा 42। ऑप्शन बी में है, एक की उम्र 96 और दूसरा का 42। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यक्ति अपने यात्रा के
120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 90 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। औसत गति क्या होता है? जब अलग अलग चाल और अलग अलग दूरी दे रहता है तब होगा कुल दूरी बटा कुल समय। यही क्या हो जाएगा? हमारा औसत चाल हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना है? सबसे पहले 120 है, उसके बाद 90 है। 120 किलोमीटर चला, उसके बाद कितना चला है? 90 किलोमीटर। चलिए टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम तो हमको दिया नहीं है, लेकिन हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा? टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है आपका? पहले में 120, और इस 120 को कितने चाल से चला गया है? 120 को गया है 60 के चाल से। तो यह हो जाएगा आपको पहले के समय। दूसरा हो जाएगा आपका शेष 90 किलोमीटर को किस चाल से चला गया है? तो चला गया है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना होगा? 60 एकम 60, 60 दूनी 120 प्लस 30 एकम 30, 30 तिया 90। तो ऊपर में आ जाएगा आपका 210, नीचे में आ जाएगा और 5। ठीक है, 210/5। चलिए देखेंगे कितना होगा। 5 एकम 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से चला गया है। तो किसमें 42? ऑप्शन सी में दिया गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपये अंकित करता है तथा उस पर 10%, 20% और 30% का क्रमिक बट्टा देता है, तब क्या है? उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। बट्टा दिया है मतलब छूट दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे 10,000 रुपये। इस 10,000 में पहले 10% का छूट, मतलब 10 का छूट मतलब 90% तो वैल्यू रहेगा ही। उसके बाद कितना दिया है? 20% का छूट मतलब 80% वैल्यू तो रहेगा ही। उसके बाद दिया है 30% का छूट मतलब 70% वैल्यू रहेगा ही। देखते हैं कितना जीरो कट जाएगा। 1 2 3 4। देखते हैं 1 2 3 4, ऊपर से 1 2, इससे 2, तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 गुणा 90। कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 पंचे 45 और 5 50 और 1 शून्य। कितना हो जाएगा आपका? 5,040 रुपए क्या हो जाएगा? उसको विक्रय मूल्य होगा। तो 5,040 किसमें है? आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब इसको क्या है? किसके बराबर है वो आपको ज्ञात करना है। देखेंगे 81, 9, 27 और 243 ये सब क्या है? 3 के पावर में आते हैं। तब सबको सम क्या है? बेस बराबर करने के लिए सभी को 3 के पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर, 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, और पूरे का पावर कितना है? 0.25 है, उसको भी आप लिख सकते हो 1/4। चलिए गुणा हो जाएगा 9, तो 3 की पावर 2, 3 तिया 9, उसका पावर है 0.5, तो इसको कह सकते हैं 1/2। चलिए गुणा कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 3, और पूरे का घात क्या हो जाएगा आपका? 1.5, इसको लिख सकते हो आप 3/2। उसके बाद भाग में है क्या हो जाएगा? 3 की घात 5, और पूरे का घात क्या लिख सकते हो आप? 0.5 है, उसको लिख सकते हो 1/2। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा ये 2 से ये 2 कटेगा, कितना आ जाएगा आपका? 2 गुणा आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 की घात 3 तिया 9/2, भागित हो जाएगा आपका 3 की पावर 5/2। सबसे पहले ये सब गुणा में है तो ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 प्लस 9/2 भागित हो जाएगा 3 की घात 5/2। तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, क्या आएगा? 3 की घात, तो एलसीएम का आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/9, आ जाएगा 3 की 5/2। बेस बराबर है, कितना हो जाएगा? 13/2, 3 की पावर भागित हो जाएगा 3 की पावर 5/2। जब बेस बराबर हो भाग में हो तो उनके पावर आपस में घट जाते हैं। कितना होगा? 13/2 माइनस 5/2, ऊपर में एलसीएम नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 13 माइनस 5, कितना हो जाएगा? 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 4, जो कि होगा 81 के बराबर। 3 की पावर 4 81, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देखिए 81, 9, 27 और 243 सब 3 के पावर में आते हैं, इसलिए सभी बेस को बराबर करने के लिए हमको 3 के पावर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23।
चलिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि क्या है? जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और आपको साधारण ब्याज का अंतर होता है, उसका अंतर क्या होता है? डी इक्वल टू उसका मूलधन आर बटे 100 की घात 2, क्योंकि कितने वर्ष के लिए लिया गया है? 2 वर्ष के लिए। अंतर कितना दिया है? 15। ये हो जाएगा पी। आर कितना दिया है जी आपको? 5 बटा 100 की पावर 2। 5 एकम 5, 5 बीसम क्या हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 5 पी 1 बटा 20 गुड़ा 1 बटा 20, तो पी बराबर हो जाएगा आपका 15 गुड़ा 20, 20 गुड़ा 20 कितना हो जाएगा? 400। तो पी बराबर होगा 15 चौक 60 बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा आपका 6000, जो कि ऑप्शन किस में है? सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जवान है? चलिए, कितना दिया है आपको यहाँ पे? लड़के बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है? 3:2। तो इसको आप कर लीजिए 300 और इसको कर लीजिए आप 200। दोनों को मतलब इसको अनुपात में है तो आप दोनों साइड कितना भी गुणा कीजिए, कितना भी भाग कीजिए, आपके अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। देखिए अब क्या गया है? 20% लड़के बालिग है तो कितने प्रतिशत जवान होंगे आपके? 80%। इस 300 के 80% क्या होंगे? यंग होंगे। देख लीजिए 3 एकम 3, 3 तिया हो जाएगा 8 तिया 24, 240 लोग क्या होंगे? यंग होंगे। चलिए उसके बाद क्या कहा गया है? लड़कियों में 25% बालिग है तो 75% क्या होंगे? यंग होंगे। तो क्या होगा इसका? 75% निकाल लीजिए, आएगा कितना? 25 तिया 25 चौक 4 एकम 4, 4 पंचे 5 तिया 15, 150। चलिए जोड़ लीजिए कितना आएगा आपका? 0 9 और 3, 390 लोग टोटल कितने में? कितना है जी आपका? 300 और 200 500। चलो प्रतिशत में निकाल लेंगे। कितना प्रतिशत में निकालने के लिए? 100% का गुणा 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 आ गया, 5 सत्ते हो जाएगा 35, 35 जाएगा इसमें तो बचेगा 4 और 5 अट्ठे 40। 78% जो पूरे पॉपुलेशन है लड़की और लड़कों की किसी कॉलेज में, उसमें 78% यंग है, बाकी सब क्या है? बालिग है। और आपको क्या पूछा गया? कितने विद्यार्थी जवान है? तो क्या पूछा गया है? 78% जो विद्यार्थी हो क्या होंगे? जवान होंगे। शेष विद्यार्थी जो है वो क्या होंगे? बालिग होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस काम को 10 दिन में समाप्त किया तो उसके बाद ए छोड़ के चला गया, शेष कार्य उसके बाद छोड़ के चला गया। बी 10 दिन काम किया उसके बाद छोड़ के चला गया तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले देख लीजिए ए कितना काम करता है? ए एक 18 काम करता है। कितना काम? 18। और बी कितना काम करता है? 15 दिन काम करता है। टोटल काम लगाने दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 90, तो हो जाएगा आपका 5 और हो जाएगा आपका 6। चलिए अब क्या बोला गया है आपका? बी 10 दिन काम करता है। बी एक दिन में काम करता है 6 और 10 दिन में काम करेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 60 काम के कौन कर दिया है? बी कर लिया है। तो टोटल काम 90 है, उसमें से 60 काम कर लिया तो बचा कितना? 30। अब ये 30 काम कौन करेगा? 30 काम करेगा ए का एक दिन का काम है 5, टोटल काम करना है 30, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो कितना दिन लगेगा उसको? 6 दिन लगेगा। किसको? शेष काम को पूरा करने में ए को काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा, क्योंकि आपको पूछा गया है शेष कार्य को ए कितने दिन में पड़े करेगा। तो 30 काम 60 काम तो बी कर लिया है अकेले, उसके बाद टोटल 90 काम है जिसमें बचा है 30 काम। 30 काम को करेगा कौन? ए। और ए की एक दिन के काम करने की कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है 5, तो 30 काम करने के लिए उसको लगेगा 6 दिन। चलिए यहां से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया। यहां से रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डील करने के लिए रोहित सर उपस्थित होंगे। चलिए धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का आज मेगा टेस्ट का दूसरा टेस्ट है, सी सेट है। चलिए इनके प्रश्नों पर हल करते हैं। गणित के प्रश्नों को आपने रुद्र सर बता चुके हैं 25 तक, उससे आगे मैं बता रहा हूँ। चलो 26 से 30 तक। नीचे दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर खर्च को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके प्रश्न 26 से 30 तक उत्तर दीजिए। ये है ना? ठीक है, चलिए क्या क्या प्रश्न है देखते हैं भाई। देखो इधर
इधर देख लेते हैं। ये है 1900, यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो भोजन पर कितना खर्च किया गया? कितना हजार दिया है? 46,000। 46,000 है तो भोजन पर कितना खर्च? भोजन का प्रतिशत कितना है जी? 23। तो 23%, 23 बटे क्या करूंगा? 100, 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य। 23 छक्का कितना होता है? 23 छक्का 138 का कितना जी? 8। कितना आ गया? 13। और 23 चौक 92, 92 और 92, 93, 94, 95, 105, 105। अब 1 शून्य और बचा था तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,880, 5,880। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। यदि कुल खर्चा 1,38,000 था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च किया गया? वस्त्र और किस पर? आवास पर। तो कितना? वस्त्र का कितना है? 10% और आवास का कितना? 15%। तो 10 और 15 35% निकालेंगे हम लोग। किसका 35% निकालेंगे? ये जो 1,38,000, 1,38,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 25% निकालेंगे। 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य। 25 अट्ठे 200, 200 का शून्य 20 आ गया। 25 तिया 75 और 75 और 20 95 का 5 9 आ गया। 25 एकम 25 और 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34, 34। तो ये आ जाएगा 34,500, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ए पर है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ए पर है। इसके आगे आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े यहाँ से, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आवास पर किए गए कुल खर्चा और शिक्षा पर किए गए कुल खर्चा का अनुपात क्या है? आवास और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है देख लेते हैं। चित्र पुनः लाना पड़ेगा। आवास पर कितना है? 15% और शिक्षा पर 12%। तो आवास पर 15%, आवास पर कितना? 15%। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। देखो इस प्रश्न का उत्तर किसका किसका दिया है? शिक्षा कुल खर्चा आवास पर और शिक्षा पर, आवास पर और किस पर जी? शिक्षा पर। आवास और शिक्षा पर, शिक्षा पर, आवास और शिक्षा पर, आवास और शिक्षा पर। आवास पर कितना खर्चा किया गया है? आवास पर 15% और शिक्षा पर कितना? 12%। 3 चौक और 3 पंछे, 3 पंछे। तो ये आ जाएगा 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 4। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, 5 अनुपात 4। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। चित्र ग्राफ से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मौत कौन सी है? सर्वाधिक खर्चा वाली मौत कौन सी है? सर्वाधिक खर्च किसमें हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा परसेंट किसमें हुआ है? भोजन पर, 25%। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? भोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भोजन। इसका उत्तर भोजन आ जाए। अगला, यदि परिवार का कुल आय 92,000 था तो परिवार की कुल बचत कितनी है? तो बचत का परसेंट कितना है देख लेते हैं भाई। बचत का परसेंट कितना है? बचत का परसेंट 15%। कितना परसेंट है? 15% है। बचत का है 15%। तो 92,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 92,000 का निकालेंगे हम लोग 15%, 15%। ये 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य। 15 दूने 30 का कितना जी? शून्य, 3 आ गया। अब 15 निया कितना जी? 15 निया 135 और 3 138, 1 शून्य और 13,800। 13,800 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार आएगा? सब में डी है, किसको पहला माने पता नहीं चल रहा है। अब देखो दो ठो में ओ है, आर है, आई है, तो पहले क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, ये पहला हो जाएगा। अब ओ वाला पहला आएगा, ओ, और इसमें ये दूसरा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तीसरा। दोनों में आर आर है, ये चौथा। अब ये कितना? पांचवा। तो ये क्रम क्या बनेगा? पहला में 5,
दूसरा में क्या आया है 2, तीसरा में क्या दूसरा में क्या आया है, दूसरा में 1 आया, क्षमा चाहूंगा, दूसरा में क्या आया है 1, ठीक है। तीसरा में क्या आया है 2, चौथा में क्या आया है 4 और पांचवा में क्या आया है 3। तो 51,243, 51,243, 51,243 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 32 नंबर का प्रश्न। ये रहा 32 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में BIDR को ये लिखा गया है, देखो कैसे क्या कोड किया गया है देख लेते हैं भाई। यहाँ पर BIRD, BIRD को ये क्या लिखा गया है, DKTF लिखा गया है। उसी प्रकार KITE को, KITE को लिखा गया है MKVG लिखा गया है। तो उसी भाषा में EAGLE को क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर B का क्रमांक कितना होता है 2, 2 को 4 लिख दिया है, कितना प्लस किया है जी 2 प्लस किया है। यहाँ पर भी 9 और 2 कितना है जी 11, 18 और 2 कितना है जी 20 और 4 और 2 कितना है जी 6। यहाँ पर 11 और 2 कितना जी 13 और आई 9 और 2 11 और 20 और 2 22 और 5 और 2 7, सब में कितना प्लस किया है 2 प्लस किया है। तो ई में इनका क्रमांक होता है 5 1 7 12 और कितना जी 5। तो हम भी इसमें क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 7, 7 का क्या हो जाएगा जी आ जाएगा। 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 सी आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। 12 में 2 जोड़ूंगा 14 एन आ जाएगा और ई में 2 जोड़ूंगा तो 7 ये आ जाएगा। ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन नंबर ING, ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा पहला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 98 50 26 14 प्रश्नवाचक चिन्ह और कितना जी 5, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 48 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 24 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 12 का। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा जी 6 का अंतर होगा, कितने का अंतर 6 का। तो 14 में 6 जोड़ूंगा तो कितना जी 8 और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 3 का, ये अंतर भी आधा आधा होता गया है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। आया समझ में। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये रहा 34 नंबर का प्रश्न। चलो 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विस्मिता पूर्व की ओर 200 मीटर चली, पूर्व में कितना किलोमीटर चली है 200, तो यहाँ पर 200 मीटर लिख दिए 200 मीटर, ठीक है। और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 210 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चली है 210 किलोमीटर, 210 मीटर, 210 मीटर चलकर अस्पताल पहुंचती है। ये कहाँ है, ये अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल है, यहाँ पर पहुंच गई, अस्पताल पहुंच गई, ठीक है। उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल की सबसे छोटी दूरी, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से सबसे छोटी दूरी, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या जी लंब का वर्ग प्लस किसका वर्ग आधार का वर्ग, ठीक है। लंब कितना दिया है यहाँ पर 210, 210, 210 का वर्ग प्लस 200 का वर्ग 200, तो 210 का वर्ग कितना हो जाएगा 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 421 और 2 शून्य प्लस इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 400 और 2 ठो शून्य, ठीक है। दोनों को जोड़ लूंगा तो 0 0, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 8, ये किसका है 29 का, तो 910। तो ये जो आ जाएगा उत्तर कितना आ जाएगा 290 मीटर, उत्तर क्या आ जाएगा 290 मीटर, इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न क्या है, 35 नंबर का प्रश्न ये रहा, देख लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न, निम्न जानकारी को पढ़ें और फिर इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है।
प्लस का अर्थ क्या दिया है, माँ। प्लस का अर्थ क्या दिया है, माँ दिया है, ठीक है। माइनस ए माइनस बी का अर्थ, माइनस का अर्थ क्या दिया है, बहन, बहन, ठीक है। और ये जो ऐसा चिन्ह है स्टार टाइप से, उसका अर्थ क्या दिया है, पिता, तो यहाँ पर पिता लिख दिए, ठीक है। एट द रेट का चिन्ह क्या दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, भाई, इसका मतलब दिया है, क्या दिया है, भाई। अब ये जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या है, आर प्लस पी स्टार, ठीक है, क्यू एट द रेट एस माइनस टी। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले अंतिम में किसको रखना है जी, स्वयं को रखना है, ये स्वयं। माइनस का मतलब क्या दिया है, बहन, माइनस का मतलब क्या दिया है, बहन। तो ये टी आप स्वयं हो, टी की बहन कौन है, एस, बहन है तो क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक। एट द रेट, इसका मतलब क्या दिया है, भाई, भाई दिया है। एस का भाई कौन है, क्यू, क्यू भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या दिया है, पिता, इसका पिता कौन है, पी, पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस का मतलब क्या दिया है, प्लस का मतलब क्या दिया है, माँ, इसका माँ कौन है, इसका माँ कौन है, तो इसका माँ आर है, ये ऐसा, ठीक है। तो निम्न में कौन सा कथन सही है, देखो देख लेते हैं। टी का दादा, टी का दादा आर है, टी का दादा आर है क्या, दादा नहीं बल्कि क्या है, दादी है, ये गलत हो गया ऑप्शन। एस का पिता, एस का पिता पी है, एस का पिता, एस का पिता पी है क्या, बिल्कुल सही है। तो राइट उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा, एस का पिता कौन है, पी, ये बी में दिया है, वो राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न, ये रहा 36 नंबर का प्रश्न। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक आदमी की ओर, एक आदमी है, एक आदमी है, ठीक है। इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है जी, राम ने कहा, राम ने कहा, क्या कह रहा है देख लेते हैं। वह मेरी माँ के, वह मेरी, वह शब्द खुद बोलने वाला के लिए होता है, मेरी माँ के पति का पिता है, मतलब कि राम के माँ का, माँ के पति, माँ के पति का पिता है, पिता है। उस आदमी का राम से क्या संबंध है, देखो राम के माँ के पति मतलब क्या हो जाएगा, पिताजी, पिताजी क्या हो जाएगा, पिताजी। अब पिताजी का पिता मतलब क्या जी, दादा, इतना का समीकरण का हल क्या आ गया, दादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादा। राम किसका तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, दादा का। से का मतलब क्या पढ़ना है, का। तो राम का क्या लगता है ये आदमी, दादा। अब ऑप्शन में दादा को क्या लिखा है, पिता के पिता, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर का। पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें स्थान पर है। पारस का अपनी कक्षा में, ऊपर से देखें, शीर्ष से देखें तो कितना नंबर पर है, 5वां नंबर पर। और नीचे से उसका स्थान कितना दिया है, नीचे से स्थान कितना दिया है, 24 दिया है। तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से क्रम दे तो दोनों ओर के क्रम को जोड़ते हैं और एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 5 और 24 कितना हो जाएगा, 29, 29 में एक घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 28। उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 28। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, डी में दिया है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 38 नंबर का सवाल, 38 नंबर का सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। 38 नंबर, 6 मित्र जे के एल एम एन ओ और एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एन एम के ठीक बगल में नहीं है, एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे एल के सम्मुख बैठा है, जो कि के ठीक बाएं बैठा है, एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। ये ऐसे 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति ऐसे, सबका मुख कहाँ है जी, केंद्र की ओर, सबका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। चलो बैठा देते हैं भाई। देखो बायां दायां लिखा है, वहां से प्रश्न,
एम के ठीक बगल में एन नहीं है। यदि मैं यहाँ पर एम को रखूंगा तो एम के ठीक बगल में एन यहाँ पर होगा क्या? नहीं होगा, एन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है जी? एम बैठा है। तो जे को मैं यहाँ पर रखूंगा, जे को यहाँ पर रखूंगा, तभी तो कह सकते हैं जे के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एम बैठा है। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। एल के सम्मुख कौन बैठा है? जे बैठा है। तो एल के सम्मुख यहाँ पर एल के सम्मुख कौन बैठा है? जे बैठा है। एल के सम्मुख जो कि के के ठीक बाई दाई ओर बैठा है। देखो देखो, जो कि के पहले कौन क्या नाम दिया है? एल। ठीक है, तो ये के ठीक कहाँ बैठा है? दाई ओर बैठा है। तो के को यदि मैं यहाँ पर रखूंगा तभी तो इसका ठीक दाएं ओर हो जाएगा, इतना। अब एन यहाँ पर नहीं है तो एन यहाँ पर होगा, एक नाम बच गया है, ओ यहाँ आ जाएगा, तो प्रश्न पूछा है एल के दाईं ओर दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? एल किधर है? एल के दाईं ओर पहला दूसरा कौन बैठा है? एम बैठा है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ये जो बी में दिया है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किससे भाग देते हैं जी? 4 से, अंतिम दो को। 98 4 से पूरी तरीके से जाएगा, ये सामान्य वर्ष है। 54 जाएगा क्या? 54 भी नहीं जाएगा। 75 जाएगा? नहीं जाएगा। 76 जाएगा। तो लीप वर्ष कौन हो जाएगा? 1076 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? देखिए पहले तो इनको लिखते हैं, प्रश्न को लिखते हैं 37 भागित 56 माइनस 7 गुणित 2 प्लस 6। तो किनको बदला है? भाग और किसको बदला है? माइनस को बदला है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? भाग आ जाएगा। उसी प्रकार गुणा और प्लस को बदला है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। अब यहाँ पर 37 56 7 2 6 ऐसा हो जाएगा। अब भाग को पहले हल करूंगा, इसमें भाग दूंगा तो कितने बार में जाएगा जी? 8 बार में। 7 8 कितना? 56। तो 37 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 6। अब किसको हल करूंगा? गुणा को हल करूंगा। गुणा को हल करें तो 6 दूने कितना हो जाएगा? 12। 6 दूने कितना हो जाएगा? 12। 12 हो जाएगा। 6 दूने कितना हो जाएगा? 12। तो 37 माइनस 8 प्लस कितना जी? 12। 37 और 12 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 37 और 12 49। 49 में 8 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। 41 किसी ऑप्शन में होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, यदि अब इसी में प्रश्न को लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या है? 96A 4 डी 5 बी 7 सी 20 इसका बराबर क्या हो जाए? ए का मतलब क्या दिया है? भाग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? भाग 96 4। डी का मतलब क्या दिया है? डी का मतलब क्या दिया है? -5। बी का मतलब क्या दिया है? गुणा 7। और सी का मतलब क्या दिया है? सी का मतलब दिया है प्लस 20। ये सबसे पहले भाग को हल करूंगा, इसको भाग दूंगा तो कितने बार में जाएगा? 24। 24 माइनस 5 इंटू 7 प्लस कितना? 20। अब गुणा करेंगे 24, ये कितना हो जाएगा? 35। 35 प्लस कितना जी? 9। तो ये प्लस प्लस को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 44। और 44 में 35 घटा दूंगा तो 44 में 35 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? डी में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा 42 नंबर का प्रश्न। देखो 42 नंबर के प्रश्न में क्या है? ये जो इसको कैसे, पहले तो कमेंट करके बताओगे कितने लोग इसको पेपर में सही बनाए हो। ठीक है, ये क्या किया है यहाँ पर? देखो ये जो किया है, बीज वाले को लिखा है, बीज वाले को। उसके बाद
अंतिम वाले को शुरू से भाग दे दिया है इसमें, तो ये 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 आ जाएगा। वहीं पर इसको करेंगे 8। 8 में किसको लिखेंगे जी, 8 में किसको लिखेंगे, ये जो पहले वाले को 8 में नहीं, 8 में 8 को ऐसा 8 और 1 मिनट यहाँ पर बीच वाले को शुरू लिख रहे हैं 6 और 8/8, 8/8, ठीक है, 8/8। तो ये 8 कट जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ गया जी, 6 आ गया, ये भी कितना आ गया, 6 आ जाएगा। अब इस प्रकार में इसको लिखेंगे, तो पहला में किसको लिखेंगे, बीच वाले को 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखें और उसको 5 से भाग देंगे तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि 10 होता, 10/5 करूंगा तो ये 2 बार में 3 दूने कितना जी, 6। तो यहाँ पर 2 होता तभी संभव, ये 10 होता तो ही संभव है। तो यहाँ पर राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सभी में 6 आ रहे हैं। कितने लोग सही बनाए थे कमेंट करके बताना है, कितने लोग गलत बना रहे थे वो भी बताना है इसको। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। 2 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 2 का। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक सतह कॉमन से बन जाएगा, बन जाएगा एक सतह कॉमन से। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या जी, 6 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6। 6 के बाद घड़ी के दिशा में घूमूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 के बाद क्या आ जाएगा जी, 3। इसमें 6 के बाद घड़ी के दिशा में घूमूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 के बाद क्या आ जाएगा जी, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2। तो किसका पूछा है, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए नीचे दिया गया वेन आरेख चाय, कॉफी और सूप के लिए लोगों की पसंद को दर्शाता है। क्या पूछा है, कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय भी पीता है और कॉफी। तो ये देखो ये आ जाएगा 13 और प्लस कितना जी, 8। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। क्या किसी ऑप्शन में 21 दिया है क्या, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 21 दिया है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मोबाइल, पुस्तक, डिजिटल उपकरण। तो ये जो यही ऑप्शन दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, डिजिटल, डिजिटल उपकरण। ये डिजिटल उपकरण, उपकरण। और ये दर्शा रहा है मोबाइल को, दर्शा रहा है मोबाइल को। और ये क्या हो जाएगा हमारा, पुस्तक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में जो दिया है वही बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 46 नंबर का क्वेश्चन। पहले तो सभी भेड़े गाय हैं। पहले तो सभी का चित्र बना लिए, ये रहा सभी का, सभी भेड़े क्या है, गाय हैं, गाय हैं। अब आगे कुछ गाय घोड़े हैं। कुछ गाय क्या है जी, कुछ गाय क्या है, घोड़े हैं। तो घोड़े का बना दिया। सभी घोड़े क्या है, सियार है। सभी घोड़े क्या है दिया है, सभी घोड़े क्या है, सियार है, सियार है, ये हो गया। अब यहाँ पर उत्तर खोजते हैं। कुछ सियार गाय हैं, कुछ सियार गाय हैं क्या, बिल्कुल गाय हैं, बिल्कुल गाय हैं। कुछ घोड़े भेड़े हैं, कुछ घोड़े भेड़े हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष क्या जी, एक निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर का क्या है, देखो इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 कार्यवाही क्रमांक 1 और 2 दी गई है। आपको कथन में दी गई सभी बातों का सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि कौन सी कार्यवाही करने के लिए तार्किक रूप से अनुसरण करती है। कथन देख लेते हैं। कथन, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है। मतलब गांव के लोग शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि गांव में बार बार फसल खराब हो जाती है, इसलिए लोग शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं। अब कार्यवाही, ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो
यही रहे, बिल्कुल बार बार फसल खराब हो जा रहा है, तो गांव के लोगों को कोई वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए जिनसे उनकी आजीविका चल सके, वो शहर ना जाए। दूसरा, उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान किया जाए। नहीं, आवास के सभी विकल्प पहुंच कराना संभव नहीं है, ये बिल्कुल बहुत खर्चीला हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्यवाही केवल एक अनुसरण करती है, केवल एक ही सही है। जिस ऑप्शन में केवल एक को सही बतलाया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। 4 आकृतियां युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी एक निश्चित प्रकार से समान है और उस एक समूह बनाते हैं, वह आकृति युग्म कौन सा है जो उस समूह से संबंधित है। देखो यहाँ एक चित्र है, यहाँ कितना हो गया है 3, यहाँ एक है, यहाँ कितना हो गया है 3, यहाँ एक है, यहाँ कितना हो गया है 3, यहाँ सी एक बार है तो इधर 3 बार होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी उस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए 49 नंबर के प्रश्न क्या है देखते हैं। ये रहा 49 नंबर का प्रश्न। देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितना जी 4, छोटा छोटा कितना हो गया 4। यहां से एक ऐसा रेखा खींचूं तो ये कितना हो गया है 5, यहां से एक ऐसा रेखा खींचूं तो ये कितना हो गया 6। तो कितने त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर, 6 त्रिभुज राइट हैं। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 6 त्रिभुज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 50 नंबर का प्रश्न हमारा। देखो 50 नंबर का प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया से बीमारी होती है, बैक्टीरिया से क्या होती है जी, बीमारी होती है। उसी प्रकार लापरवाही से क्या होती है, गलतियां होती है। लापरवाही से क्या होती है, गलतियां होती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का प्रश्न, किसी विशिष्ट कुछ भाषा में एंड को CLPE के रूप में और नॉर को MPQT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BUT को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं A N और D को, ये क्या लिखा है, CLP और क्या लिखा है, F लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, पहले में कितना जोड़ दिया है जी, 2 प्लस किया है, इसमें 2 क्या किया है माइनस, और यहाँ पर 2 क्या किया है प्लस, इसमें भी कितना प्लस किया है, 2 प्लस किया है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी किया गया है। तो BUT को देख लेते हैं, सीधा BUT को, इसमें कितना प्लस करेंगे जी, 2 प्लस करेंगे। तो 2 और 2 4, 4 का क्या हो जाएगा D। अब इसमें 2 माइनस करेंगे, एक बार 2 क्या करेंगे प्लस। 19 में 2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा S 21 में 2 माइनस तो S, 21 में 2 प्लस तो 23 W, और इसमें 2 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V। तो ये आ जाएगा SDSW भी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन कहाँ पर है, डी में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्न हो, दिए गए प्रश्नों में अगला लुप्त पद कौन सा होगा, तो इनको गिनना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 3 3 में विभाजित किया जा सकता है। कितने में जी, 3 3 में। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह B। ठीक है, फिर 1 2 3 ठो प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर AL फिर 1 2 फिर L 1 2 3 3 ठो होगा। तो देखो 1 2 3 इनका संबंध, 1 2 3 इनका संबंध, 1 2 3 इनका, 1 2 3। तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, और शुरू में क्या आना चाहिए जी, L। तो यहाँ पर L होगा, B होगा, लास्ट में क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। अब यहाँ पर L B A, तो क्या क्या भर दिया हमने, पहला में क्या, L B A, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा L से शुरू है, LAL BB AB, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर। चलिए 53 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये रहा 53 नंबर का प्रश्न, देख लेते हैं। 5 लड़कियां ए बी सी डी और ई निम्न 5 शहरों में से केवल एक शहर की यात्रा करती हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर। ठीक है, तो 5 ठो लड़कियां दिया है, ए बी सी डी और क्या? ई। ठीक है, ऐसा ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा, अब यहाँ पर क्या दिया है? ई कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करते। ई है कोलकाता की यात्रा नहीं करता है, कोलकाता की यात्रा नहीं करते हैं, और मुंबई की यात्रा नहीं करते हैं, और चेन्नई की यात्रा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। डी मुंबई, चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करते हैं। जो डी है कहाँ कहाँ की यात्रा नहीं करते हैं? डी मुंबई की नहीं करता है, चेन्नई की नहीं करता है, और कहाँ की जी? दिल्ली की यात्रा नहीं करते हैं। ये जयपुर की यात्रा करते हैं। एक कौन सा शहर का यात्रा करेगा? जयपुर, तो यहाँ पर जयपुर लिख दिए हमने, जयपुर। सी मुंबई की यात्रा नहीं करती, ये सी है, ये कहाँ की यात्रा नहीं करेगी? मुंबई की यात्रा नहीं करती। सी किस शहर की यात्रा करती है? तो देखो, ये जो सी है, ये जो सी है, ये मुंबई की यात्रा नहीं करती, नहीं, उसको यहाँ देख लेते हैं। कितने शहर दिए हैं? 5 शहर। कौन कौन से? ये जो जयपुर तो आ गया, जयपुर तो होगा नहीं। अब यहाँ पर ई वाले में देख रहे हैं ना, ई वाले में क्या आएगा? जयपुर होगा नहीं। और देखो, कोलकाता हो नहीं सकता, ठीक है, मुंबई हो नहीं सकता, और क्या है? चेन्नई। तो निश्चित ही ये कहाँ की यात्रा करेगा? दिल्ली की यात्रा करेगा। ये कहाँ की यात्रा करेगा? दिल्ली। अब उसको देख लेते हैं, डी को देख लेते हैं। डी कहाँ कहाँ की यात्रा नहीं करेगा? डी मुंबई की नहीं करेगा, मुंबई की नहीं करेगा, और चेन्नई की नहीं करेगा, और किसका नहीं करेगा? दिल्ली की नहीं करेगा, दिल्ली की नहीं करेगा, दिल्ली की नहीं करेगा। तो एक और क्या शहर बच गया? 5 शहर दिए हैं, 1 2 3 4 5 शहर। ठीक है, 5 शहर। तो ये मुंबई, कोलकाता और दिल्ली की यात्रा नहीं करेगी। मुंबई की नहीं करेगी, कोलकाता की नहीं करेगी, और दिल्ली की। तो ये जयपुर तो होगा नहीं, दिल्ली होगा नहीं, मुंबई होगा नहीं, चेन्नई होगा नहीं। तो एक और क्या शहर बच गया? एक और क्या शहर बच गया? कोलकाता। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोलकाता आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोलकाता। अब ये वाला, अब कौन कौन से 2 शहर बच गए? चेन्नई बच गया, मुंबई। तो ये मुंबई की यात्रा नहीं करेगी, तो किसका यात्रा करेगी जी? चेन्नई की यात्रा। और ये क्या हो जाएगा? मुंबई। तो सी कहाँ की यात्रा करती है? चेन्नई की यात्रा करती है। कहाँ की यात्रा करती है? चेन्नई की यात्रा करती है। ऐसे सोच के बनाने से बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा है, देख लेते हैं भाई। देखो, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और 5 भिन्न तलों 1 2 3 4 खड़े हैं। सबसे नीचे का तल पहला है, उसमें ऊपर का तल दूसरा है। ठीक, 5 ठो तल है, 1 2 3 4 5, ये 5 ठो ऐसे तल है। ये ऐसा बोल रहा है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है। चलो और क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक तल को भिन्न भिन्न रंग पसंद है, जैसे ये फलाना ढिकाना रंग दे दिया है। सी सबसे ऊपर के तल पर खड़ा है, सी सबसे ऊपर के तल पर खड़ा है, सी सबसे ऊपर के तल पर यहाँ पर खड़ा है, सी सबसे ऊपर के तल पर खड़ा है। तो ऐसा उसे लाल रंग पसंद है। कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग पसंद है। सी का हो गया। ठीक है, लाल रंग। जो व्यक्ति सबसे नीचे तल पर खड़ा है उसे काला पसंद नहीं है। तो यहाँ जो आएगा, यहाँ जो आएगा वो काला नहीं होगा। क्या नहीं होगा? काला उसको पसंद नहीं है, उसे काला रंग पसंद। अच्छा, क्या दिया है? एक मिनट। जो व्यक्ति सबसे नीचे के तल पर खड़ा है उसे काला रंग पसंद है। हाँ, तो नीचे वाला में क्या आ जाएगा जी? काला रंग। नीचे वाला में क्या आ जाएगा? काला आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। बी सबसे नीचे के तल पर नहीं खड़ा है, बी सबसे नीचे में नहीं खड़ा है। यहाँ पर बी नहीं हो सकता, यहाँ पर बी नहीं हो सकता। ठीक है, बी यहाँ पर होगा ही नहीं, मान लेते हैं। ठीक है,
ए सम संख्या वाले तल पर खड़ा है। ए किसी सम संख्या, तो 2 होगा या 4, मान लेता हूं यहाँ पर खड़ा है, ए सम संख्या वाले तल पे खड़ा है तथा उसे काला और हरा रंग पसंद नहीं है। काला रंग और हरा रंग पसंद नहीं है। काला और हरा इसको क्या है, पसंद नहीं है। ठीक है। ई सबसे बीच वाली तल पर खड़ा है तथा उसे नीला पसंद, तो सबसे बीच वाली में क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। इसको कौन सा रंग पसंद है, नीला रंग पसंद है, नीला रंग पसंद है। ठीक है। और क्या दिया है, बी, ए के नीचे किसी तल पर खड़ा है। ए के नीचे तल पर कौन खड़ा है, बी खड़ा है। बी लास्ट में नहीं होगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है। अब क्या क्या बच गए, ए बी सी डी, एक नाम बचा है डी, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 5 रंग दिए हैं, 5 रंग कौन कौन से दिए हैं रंग, ये 5 रंग, ये 5 रंग। तो यहाँ वाले को क्या, लाल लाल आ नहीं सकता, नीला आ नहीं सकता, काला आ नहीं सकता, हरा भी नहीं आएगा, हरा भी नहीं आएगा। तो एक रंग बच गया क्या जी, यहाँ पर पीला आ जाएगा, पीला। और एक रंग बचा है यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरा आ जाएगा। तो क्या पूछा है, पीला रंग किसे पसंद है। तो पीला रंग किसे पसंद है, ए को पसंद है। किसको पसंद है, ए को पसंद है। ये बन गया, पीला रंग किसे पसंद है, ए को पसंद है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में वृत्त किसानों को निरूपित करता है। वृत्त किसको निरूपित कर रहा है, किसान को। ठीक है। त्रिभुज अमीरों को, त्रिभुज किसको बता रहा है, अमीरों को। ठीक है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। कितने श्रेणियों की संख्या को दर्शाती है, कितने ग्रामीण या तो किसान है या अमीर है, लेकिन दोनों नहीं। ठीक है, किसान है अमीर है या दोनों नहीं। चलो देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। ये यहाँ तक में आ जा रहा है, क्या होना चाहिए, कितने ग्रामीण, या तो किसान होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, किसान होना चाहिए, या अमीर है लेकिन दोनों नहीं। तो किसान में कौन कौन आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा जी, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये किसान है। ठीक है, किसान है, लेकिन अमीर है क्या, नहीं है, अमीर नहीं है। और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, या तो किसान या फिर क्या होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए। ग्रामीण में कितना आ जाएगा, ग्रामीण में ये 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये जो है, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नुस्खा, पकाना, परोसना, संगठक, खाना। तो आप सबसे पहले किसी भी चीज को बनाओगे तो उसका क्या सोचोगे जी, नुस्खा सोचोगे। क्या सोचोगे, नुस्खा। सबसे पहले में एक आना चाहिए। अब नुस्खा सोच लिए तो उसके बाद उसको बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए दिमाग में सोचा, तो मान लेते हैं आपको कुछ सब्जी बनाना है, पनीर बनाना है, तो पनीर बनाने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्र करोगे, संगठक को, तो 4 आ गया। अब उसको एकत्र कर लिए। ठीक है। तो अब क्या करोगे, उसको क्या करोगे जी, अब उसको पकाओगे। क्या करोगे, पकाओगे। पकाने के बाद क्या करोगे, परोसोगे। अब लास्ट में क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा। 14,235। तो 14,235 ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 57 क्या है, 57 नंबर का प्रश्न ये रहा, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत हल किए उससे 3 गुने सही हल किए। यदि उसने गणित के कुल 64 प्रश्न हल किए तो उसने कितने गलत हल किए। माना कि गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या, गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या को 1 मान लेंगे, तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 3। और 1 और 3 को जोड़ूंगा तो कुल कितने हल किए हैं, 64। ये कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना जी, 64। तो 1 बराबर 64/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना, 16 आ जाएगा। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा है। गणना करने पर उनके 40 सिर हैं और उनकी टांग पैरों की संख्या 100 है। वहाँ कुल बेसिक से क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग और किसका दिया है, जेबरा। तो ये दो वाला का पूछ रहा है, जिसके 2 पैर वाले हैं दोनों का बता देता हूँ। जिसके 2 पैर होते हैं उसके लिए कैसे निकालते हैं, पैर की संख्या बटे 2
माइनस सिर गुणित क्या किए थे, 2 किए थे। ठीक है, 2 पैर वाले का तो पैर कितना दिया है जी, 100 दिया है। 100 को 2 से भाग दूंगा, सिर कितना दिया है, 40 गुणित क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा जी, 50। 50 अभी कितना हो जाएगा, 80 में 50 घटाऊं कितना आ जाएगा जी, 30। तो 2 पैर वाले की संख्या कितनी है, 30 है। 2 पैर वाले की संख्या कितनी है, 30 है। ये तुरंत निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर देख लेते हैं। अंजना ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। एक कोई केक है, ठीक है, एक कोई केक है, इसको कितने भागों में काटा, 2 बराबर भागों में काटा। ठीक है, एक कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया। काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं तो बताओ मूल केक का वजन। अब ये इसके कुल कितने टुकड़े हैं, 7। तो ये इसको ऐसा, ये वाला को और काट दिया। अच्छा, ये 20 ग्राम का, ये भी 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 20। तो इतना कितना हो गया जी, 120 ग्राम। अब ये भी, इसको काटा नहीं है, ये भी तो कितना है, 120 ग्राम। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 240 ग्राम। तो मूल केक का वजन कितना आ जाएगा, 240 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर का क्या है। 60 नंबर का क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को झूलेगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट। एक 60 फीट, ठीक है, ठीक है, इधर देखो पहले, 60 फीट ऊंचा कोई एक पेड़ है, ठीक है। अब वह बंदर 1 सेकेंड में बंदर क्या करता है, कितना चढ़ता है, 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो शुद्ध वो बंदर 1 मिनट में शुद्ध कितना चढ़ गया जी, 1 चढ़ गया। अब चढ़ते हैं उसको पहले मिनट में घटा देंगे, चढ़ते हैं उसको पहले मिनट में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 60 में 3 घटा दूंगा तो 57 तक चढ़ाना है हमें। कहाँ तक चढ़ाना है, 57। एक को किससे गुणा करूं कि 57 हो, तो किससे गुणा करेंगे, 57 से। मतलब 57 फीट कितने सेकंड में चलेगा, 57 सेकंड। 1 सेकंड और में कितना फीट चढ़ता है, 3 फीट चढ़ता है। तो कुल कितना समय लग जाएगा, 58 सेकंड में। 58 सेकंड में 60 फीट चढ़ जाएगा। तो ये जो 58 सेकंड क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। इसको फार्मूला से भी बताया था क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी की है, तो छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी की है, पूर्वी की है। चलो इधर आपको बताएंगे, डीके सर इधर के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ से पूछे गए प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या बोला गया है जी, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मध्य हिंदी या उत्तरी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी बोली आपको देखने को मिलेगा पूर्वी हिंदी की बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, पर्रा भरलाई की रचना किस कवि ने की थी। ऑप्शन ए हरिण कुमार, बी दानेश्वर शर्मा, सी श्यामलाल चतुर्वेदी या डी पालेश्वर शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है पर्रा भर लाई। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे इनकी सबसे फेमस रचना का क्या नाम है, जिसने श्यामलाल चतुर्वेदी जी को अलग पहचान दिला दी थी किस क्षेत्र में, तो ये जो रचना के क्षेत्र में। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, तो ये भी प्रथम अध्यक्ष रहे श्यामलाल चतुर्वेदी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ये जो है पहले अध्यक्ष रहे। दूसरे कौन थे, तो दूसरे आपको देखने को मिलेगा दानेश्वर शर्मा। दानेश्वर शर्मा ये जो है दूसरे अध्यक्ष बने। और तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए विनय कुमार पाठक, ये जो है तीसरे नंबर के अध्यक्ष बने थे किसके, तो राजभाषा आयोग के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है भाई। जब भी नहीं है पूछा जाता है हम उसको हाईलाइट करते हैं। चलिए देखते हैं, हल्बी बोली बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी क्षेत्र में
अधिकांश रूप से हल्बा जनजाति निवास करती है। खलटाही बोली ये पूर्वी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र में। लरिया बोली पश्चिम छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि परजी बोली ये जो है परजा जनजाति बस्तर में निवास करती है, तो ये सरगुजिया, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा गीत छत्तीसगढ़ी का लोकगीत नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए भोजली गीत, जब जो है भोजली जगाया जाता है उस समय कौन सा गीत गाते हैं? भोजली गीत गाते हैं। सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? सोहर गीत। ये जो बिहू गीत है ये असम का क्या है? लोकगीत है, ये छत्तीसगढ़ का लोकगीत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पठौनी गीत। ठीक है, बेटी की विदा करते समय जो गीत गाया जाता है वो कहलाता है पठौनी गीत। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? मोहरी आपने देखा होगा, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। सुलुड भी मुंह से, जबकि बंसी भी मुंह से ही बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, छेरछेरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? छेरछेरा पर्व छत्तीसगढ़ का क्या है? एक लोक पर्व है जिसका आयोजन पूस माह की पूर्णिमा को किया जाता है। ठीक है, पूस माह की पूर्णिमा को किया जाता है, जिसमें बच्चे बच्चियां घर घर जाकर धान मांगते हैं। इसका और ये जो छेरछेरा है इसका प्रसिद्ध जो डायलॉग या बोलना चाहिए, इसका प्रसिद्ध कहावत क्या होता है? तो छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा। ये आप सुने होंगे यदि आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ के गांव में रहने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बिछिया ये पैर की अंगूठी उंगली पर पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। मुंदरी अंगूठी पर पहने जाने वाली आभूषण है, यह भी बिल्कुल सही है। ढोलकी गले पर पहने जाने वाली आभूषण है, ढोलकी या ताबीज आप सुने होंगे गले में पहनते हैं। खीनवा नाक पर पहने जाने, नाक पर नहीं, ये कान पर पहनने जाने वाली एक आभूषण है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और असत्य कथन ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, चावल आटा और गुड़ की चाशनी से बना पकवान है। भजिया, खुरमी, ठेठरी या अरसा। तो चावल आटा और गुड़ से जो बनाया जाता है वो छत्तीसगढ़ी प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? अरसा। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमारा सी सेट में हमारा छत्तीसगढ़ी, हिंदी को इसको भी पूछा जाता है ना। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी से। तो क्वेश्चन है 70 नंबर है क्वेश्चन, देखिए, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। देखो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा क्या है बताइए। तो भाववाचक संज्ञा हमारा जो दिखाई नहीं दे, महसूस किया जाता है, भाववाचक संज्ञा है। तो प्यास, प्यास नहीं दिखता लेकिन प्यासा व्यक्ति दिखता है। चतुराई, चतुर व्यक्ति दिखता है, चतुराई नहीं दिखाई देता। सियानी, सियान व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन सियानी नहीं। अर्थात तीनों के तीनों हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा जी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? तीनों के तीनों। ठीक है, प्याज भी, चतुराई भी, सियानी भी। ओ बढ़िया है माँ कौन सा सर्वनाम है? बढ़िया है, तो बढ़िया है, वह बढ़िया है मतलब बढ़िया है मतलब बढ़िया है। हाँ, वो निश्चय है ना भाई। तो बताओ उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध के नहीं हो जाएगा अनिश्चय, तो याद रखना निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओह बढ़िया है, बढ़िया तो है कि खराब हवा है? नहीं भाई, बढ़िया है। ठीक है, याद रखना। चलो अब देखो, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुण, तो गुणवाचक मतलब जो हमारा क्या बताता है? विशेषता बताएगा, उसको क्वालिटी को बताता है ना भाई। कठोर, कठोर, अच्छा, काला, अब्बड़, बहुत ज्यादा। अब्बड़ मतलब बने तक बहुत ज्यादा। कठोर मतलब आप लोग का देखा जाए तो ये कठोर मतलब कठोर, है ना भाई। तो उसे गुण विशेषण हमारा नहीं है को पूछा है ना, नहीं नहीं नहीं, तो उसका कठोर तो उसका गुण है, अच्छा भी उसका गुण है, काला भी उसका गुण है, लेकिन अब्बड़, अब्बड़ विशेषण नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब्बड़ जो है विशेषण नहीं है। अब्बड़ मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलो, निम्न में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। अब स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है उसको बताना है। ठीक है जी, स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है, तो स्त्रीलिंग संज्ञा कौन सा नहीं है बताना है आप लोग को।
देखो, तो याद रखना जी इसका स्त्रीलिंग जहूरिया। ठीक है, भूसड़ी जो है वो है तो भूसड़ी भूसड़ी बोलो चाहे मच्छर, वो तो हमारा आता ही है स्त्रीलिंग है, मतलब पुल्लिंग में। चिड़ई मतलब चिड़िया भी, सूता मतलब, है ना भाई। तो ये जहूरिया जो है स्त्रीलिंग संज्ञा में नहीं आता। मोर जहूरिया, ये मोर जहूरिया तय क्रिया खा ले, है ना भाई। तो ये जहूरिया तो याद रखना। नाती का स्त्रीलिंग है छत्तीसगढ़ी, हिंदी में नातिन होता है, ठीक है जी, हिंदी में नातिन, और छत्तीसगढ़ी में नतनीन, है ना भाई, नतनीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 74 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है जी, याद रखना। उसके बाद याद रखना, देखो 75 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मोहनी घर चल दिस, मतलब घर, मतलब मोहनी घर चल दिया, मतलब सीधा पूर्ण हो गया काम, है ना भाई। तो मोहनी घर चल दिस, मोहनी घर भी और चल भी दिस, सकर्मक संयुक्त क्रिया, है ना भाई। तो इसमें मोहनी घर चल दिस, तो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा जी, हमारा मोहनी कहाँ चल दिस, है ना भाई। तो इसमें दिमाग लगाना है आप लोगों को। क्या दिमाग लगाना है, देखो इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों हैं, मोहनी, ठीक है, कहाँ घर और चल और दिस, चल दिस, चल भी और दिस भी, तो संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन सी। ठीक है, समारू खा डारिस वाक्य में कौन सा काल है। समारू खा डारिस वाक्य में कौन सा, तो खा डारिस मतलब खाना को खा लिया, काम को पूर्ण कर लिया, तो याद रखना पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन ए, है ना भाई, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान में खाना खा लिया, पूर्ण वर्तमान काल कंप्लीट कर लिया, तो याद रखना 76 का ए। 77 में आ जाओ। 77 में देखो, 77 निम्न में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये तो हमारा, तो रामलाल हर निचट करिया है, नहीं जी, करियल नहीं बता, तो गुण बता थे। पौर के गोटला झन गोठिया पुराना, रच का नून दे तो दई ओकर संग झन जा, तो रच का नून दे दो, थो का नून दे दे, इसे कथा रचकन। तो ये हमारा परिमाण मतलब थोड़ा मापना, माप तोल की बात हो रही है, तो माप तोल की बात हो रही है, मतलब रच का नून दे तो दई, माप तोल हमेशा परिमाण में माप तोल होता है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा देर ऐसे मांगा था नून ला। एक वचन शब्द का चयन करे, बैला छेरी टूरा सभी, बैलाओ है एक वचन है, छेरियो है एक वचन है, टूराओ है एक वचन है, तो सभी उपयुक्त, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 के बाद 79, 78 के बाद 79। रावण के सेती लंका जरगे में कौन सा कारक है। रावण, देख लो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो रावण के सेती है ना, तो के लिए, रावण के लिए लंका जरगे में कौन सा कारक के लिए आ गया, तो के लिए किस में आता है, संप्रदान के लिए, तो याद रखना डी, ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। संप्रदान के लिए, सेती मतलब भी के लिए छत्तीसगढ़ी में। अंधियार में प्रत्यय हावय, अंधियार यार, तो ऑप्शन सी, 80 के सी हो जाए, हिनोनी पीला हो और दो पीला हो, तो 80 के हमारे सी, अंधियार, अंध प्लस यार, अंधी प्लस यार, तो ये यार हो जाए। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से है, तो याद रखना ऐसे शब्द जिसका उच्चारण हम लोग करते हैं तो सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण आता है, सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा वर्ण में कौन कौन दिख रहा है, देखना है जी आप लोग को जी। महाप्राण में है ना दूसरा और चौथा, तो महाप्राण में हमारा देखेंगे तो किसमें दूसरा और चौथा दिख रहा है, ख ग म, अर्थात ऑप्शन ए में ख और घ, है ना भाई, ऑप्शन ए। तो 81 का क्या हो जाएगा, सही ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 82 क्वेश्चन में आ जाओ। 82 नंबर क्वेश्चन, तमोगुण। तो ये तमोगुण का संधि भी जी तमह प्लस गुण हो जाएगा, तमह प्लस गुण हो जाएगा, अर्थात 82 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का डी, तमह प्लस गुण, जो विसर्ग का संधि है। ठीक है जी, तमह प्लस गुण, ठीक, ये हो जाएगा हमारा। चलो 83 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, भानु उदय
की संधि क्या होगी? तो याद रखना दोस्तों, भानु उदय की संधि होता है भानुदय, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भानु, भानु प्लस उदय, भानुदय, जो कि इसमें छोटू ऊ के मात्रा, इसमें भी छोटू ऊ के मात्रा, दोनों मिलाकर बना लेगा दीर्घ स्वर संधि। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, भानुदय 83 नंबर का। चलो 84 नंबर का आ जाओ जी। 84 नंबर का देखो, 84 नंबर क्वेश्चन, दिंगत शब्द का संधि विच्छेद होगा। दिंगत, तो याद रखना दिक प्लस अंत, दिगंत, ये हो जाएगा व्यंजन हमारा, तो ऑप्शन ए। ठीक है जी, 84 का हो जाएगा ए। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब 84 के बाद आ जाना 85। ठीक है, 85 में आ जाओ। तो 85 क्या है देखो तो, नवग्रह में कौन सा समास है? तो आप लोग को पढ़ाया था, जब कभी भी समास में संख्या शब्द दिखाई दे वहां पर हो जाता है हमारा द्विगु समास। तो संख्या 9 को बता रहा है, 9 ग्रह का समूह है ना भाई, हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए। संख्या 9 को बता रहा है द्विगु समास। क्लियर है? बच्चों, बात सुनो में कौन सा कारक है? बच्चों और का संबोधन दिया जा रहा है। ठीक है, अरे कर्ता ने हम समझ पढ़े थे ना, तो सभी जो संबोधन देता है हे भो अरे ऐसा करके, तो संबोधन कारक हो जाएगा 86 में, संबोधन कारक। ये जब हमारा विस्मयादि बोधक देखता है ऐसे करके, मतलब समझ जाना, यहाँ पर संबोधन देने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलो 87 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 87 नंबर का देखो, 87 नंबर क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन में आ गया है, लेकिन आप लोग को इसको समझना है। ठीक है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में जी बहुब्रीहि समास है और कर्मधारय भी समास है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहे तो बहुब्रीहि समास लेना है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है और तीसरे पद की ओर इशारा करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारा नील प्लस कंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, शंकर जी की ओर इशारा कर रहा है ना, लेकिन तुलना भी किया जा रहा है, नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ करके तुलना भी किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुब्रीहि समास याद लगाना। ठीक है, ये समासों का बाप होता है, तो बहुब्रीहि समास लगाना। चलो 87 नंबर में आ जाओ। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि सबको पता है दोस्तों, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार का। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। ठीक है ना, दीर्घ संधि, ठीक है जी, गूढ़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है ना, दीर्घ गूढ़ अयादि, और वृद्धि संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो वृद्धि, यड़, अयादि, गूढ़, दीर्घ, ये 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं भाई। ठीक है, चलो 89 नंबर क्वेश्चन देख लो। 89 नंबर का 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो यहाँ पर तो दिख रहा है सुबिच्छु, शुभेच्छु, ठीक है, नदी, इस नदी, इस, ठीक है, हिम प्लस आलय, ये अलय हो गया है, अर्थात यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा गलत है। ये हिम आलय होना था, हिमालय होना था, ये अलय हो गया है, यही गलत है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस में हमेशा उत्साह होता है जी। ठीक है, करुण में हमेशा शोक होता है, रौद्र हमारा क्रोध आता है, भयानक हमेशा घृणा आती है ना भाई, भयानक एकदम रौद्र। तो याद रखना हमारा ये वीर रस का उत्साह क्या होता है? हमारा स्थायी भाव होता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद को याद रखना जी, अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, याद रखना अर्ध सम्मात्रिक छंद। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर, दोहा, सोरठा, रोला, ये तीनों मिल करके अर्ध सम्मात्रिक छंद के निर्माण करते हैं, है ना भाई। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 91 का उपरोक्त सभी। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो तो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक, यहाँ पर एक कनक का मतलब होता है कि आप लोग का सोना, एक कनक का मतलब होता है आप लोगों का हमारा वो जी बनाना सोना होता है, कनक का मतलब वो होता है धतूरा वाला, है ना।
तो इसमें याद रखना है सो एक अलग अलग है हमारा चिपका हुआ रहता है, ठीक है, यमक अलंकार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 92 का ए याद रखना, ठीक है जी। यमक अलंकार चिपका हुआ होता है, पास पास में जुड़े हुआ रहता है, ठीक है, पास पास में जुड़े हुआ शब्द हमारा क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। 92। चलो 93 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, देखो तो 93 नंबर क्वेश्चन, तो 93 नंबर क्वेश्चन हमारा आटा दाल का भाव मालूम होना कहावत का अर्थ है। तो आटा दालू का मतलब याद रखना जी आप लोग का, आटा दाल का भाव मालूम होना कहावत का अर्थ होता है हमारा कठिनाई का अनुभव होना। क्या याद रखना, कठिनाई का अनुभव होना। क्लियर है जी, याद रखना। दक्ष शब्द का पर्यायवाची है दक्ष, देखो स्पेशल क्वेश्चन है दक्ष, देखो जी दक्ष, तो दक्ष शब्द का पर्यायवाची है चतुर, प्रवीण, विशेषज्ञ। तीनों के तीनों एक साथ हम दक्ष का कर सकते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। उपयुक्त सभी क्या है इसका सही उत्तर है, ठीक है जी। 95 नंबर का क्वेश्चन देखो, जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द है, तो जो अभी तक ना आया हूं अनागत कहलाता है, ठीक है। एक शब्दों में क्या कहलाता है, अनागत, ठीक है जी, अनागत। और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है अत शब्द का विलोम क्या है, अत, अत शब्द का विलोम हो जाएगा जी हमारा, याद रखना ये हो जाएगा आप लोगों का हमारा जी इति, इति हो जाएगा ऑप्शन डी, इति, इति। अत शब्द का विलोम होता है उल्टा इति। द्विरद का पर्यायवाची द्विरद, जिसमें द लगता है आप लोग को मैं बताया था जी, द्विरद, ठीक है, याद रखना। कुंजर क्या हो जाता है, कुंजर, ठीक है, कुंजर याद रखना। 98 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, 98 नंबर का क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो वह है। तो जो कम खर्च करता है जी याद रखना मित व्ययी, जो कम खर्च करता है एकदम कम उसको मित व्ययी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। कर का अनेकार्थी शब्द क्या है, कर, कर को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जी, ठीक है। किरण, टैक्स, हाथी का सूंड, सब को हम लोग कर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। रोज डेली पढ़ाता हूं मैं इसको, तो बताता हूं आप लोगों को। तो जिन शब्दों के अंत में अनार के अ लगता है ना भाई, उसे हम क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। और जिस शब्द के अंत में इमली के ई रहते हैं उसको इकारांत कहते हैं। जिस शब्द के अंत में ऊ रहता है उसको क्या कहते हैं, उकारांत कहते हैं, है ना भाई। तो ये हमारा क्या पूछ रहा है, अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ये हमारा अकारांत कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे ऐसे जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।